You have 1 minute to ask me anything. कोई सवाल हो बेटा अगर 9.6 तक? ठीक है, 30 seconds more. जी जनीता, SOFP और 7.2 में क्या मसला हुआ बताइए। बैलेंस नहीं हो रही है क्या? इट्स नॉट बैलेंस है, ठीक है। और किसी का कोई और सवाल? सेवन पॉइंट टू का तो बेटा सॉल्यूशन पीछे अवेलेबल होगा ना जनीता। मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर आगे ए लिखा होता है उसका सॉल्यूशन एंड में अवेलेबल नहीं होता। 7.2 का तो पीछे सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक है, अच्छा भूल गई थी आप। अच्छा बेटा इसके अलावा किसी का और कोई इशू है? Before I move on, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर 9.5 और 9.6 के सर आंसर कंफर्म कर दें प्लीज। बैलेंस हो रही है आपकी? बेटा बैलेंस हो रही है 9.5 और 6 आपकी? सर इसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी थी ना सर। लेट मी सी, 9.5 और 9.6 में नहीं, दोनों चीजें बनानी है। ड्रॉप अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो आपको बताया तो था मैंने कि इनकम स्टेटमेंट भी आती है और एसओएफपी भी आती है। सॉरी सर, उसका मैंने अभी तक ना उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं उसको। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। जी बच्चों। ठीक है, all right. So today we will be starting our first formal A level topic. ठीक है, and the name of the topic is inventory valuation. ठीक है, inventory valuation. So I'm starting the screen sharing.
बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहला और आखिरी टॉपिक है जिसमें डबल एंट्रीज का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स में डबल एंट्री का यूज होगा। बेटा एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पहली ही क्लास के अंदर जो हमारी फेस टू फेस होगी, मैं रैंडमली आपसे डबल एंट्रीज पूछूंगा और बेटा विदाउट एनी लैग, 1 सेकंड सोचे बगैर आपका जवाब आना चाहिए। सो मेक श्योर इस वीकेंड पे बैठ के आप डबल एंट्रीज को परफेक्ट बना लें अपना, ठीक है। क्योंकि डबल एंट्रीज जिस तरह मैंने कहा कि इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दिया, बेटा आप चैट पे कुछ नहीं लिखिएगा, जो भी आपने पूछना है मुझसे माइक पे ही पूछिएगा, मुझे चैट नजर नहीं आ रही है अभी। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आपने अभी देखा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी इन्वेंट्री आ रही है और एसओएफपी के अंदर भी इन्वेंट्री आ रही है। तो ये इस इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हम कैसे हैं, हमें इस चीज को देखना है, ठीक है। तो बेटा एक तो होती है, पहली चीज है इन्वेंट्री की कॉस्ट। मैं ये सारा चीजें मिटा दूं फिर मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। ओके, सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है, दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, कि हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस कितनी है। अच्छा, इन्वेंट्री की कॉस्ट में बजाहिर तो आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें होगा कितने का खरीदा, लेकिन सिर्फ खरीदने की कॉस्ट नहीं होती बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो तमाम एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जो कि इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होते हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर इज सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन का मतलब सिंपल है कि इस कंडीशन में इन्वेंट्री आ जाए कि वो बिल्कुल तैयार हो बिकने के लिए। इन अदर वर्ड्स, खरीदने से लेकर उसको तैयार करने तक का सारा खर्चा रेडी फॉर सेल हो जाए। तो रेडी फॉर सेल का मतलब होता है सेलेबल कंडीशन। अब इसमें मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हैं जो आ सकते हैं और आपको इन एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो है जाहिर है खरीदोगे नहीं तो आपके पास, अच्छा यानी कि रेडी फॉर सेल कैसे आएगा, आपके प्रेमिसेस तक, बिजनेस के प्रेमिसेस तक, आपके बिजनेस के प्रेमिसेस तक, बिजनेस के प्रेमिसेस तक आके रेडी हो जाए। तो पहले तो खरीदोगे तभी तो आपके प्रेमिसेस तक लाने के काबिल होगे ना, किसी और का चोरी करके थोड़ी लाओगे। कैरेज इनवर्ट्स क्या होती है, ये होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि अगर आपने चाइना वगैरह से कहीं से बाहर से इंपोर्ट किया है तो वहां से जो भी आपने उसकी शिपिंग कॉस्ट पे करी है पाकिस्तान में लाने की, वो और पाकिस्तान में पोर्ट से लेकर अपने वेयर हाउस तक लाने का सारा ट्रकिंग का एक्सपेंस, और अगर लोकल मार्केट से परचेज किया है, कराची से ही परचेज किया है, तो सप्लायर के प्रेमिसेस से अपने प्रेमिसेस तक लाने का जो भी आपका ट्रकिंग का एक्सपेंस हुआ है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या अगर लाहौर से कुछ परचेज किया तो लाहौर से कराची आने तक ट्रेन का खर्चा या ट्रक का खर्चा जो भी है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो जाहिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करोगे तो आपके प्रेमिसेस तक आएगा ना सामान। नेक्स्ट वी हैव गॉट फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का दूसरा नाम है, ये भी यही होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर आपने सामान इंपोर्ट किया है
चाइना से मंगवाया तो वो पोर्ट पे फंसा रहेगा जब तक इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे, तो आपके प्रेमिसेस तक आके कैसे आएगा सेलेबल कंडीशन में? तो इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करना जरूरी है भाई। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो जब सामान रास्ते में होता है, अब चाइना से पाकिस्तान आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, या जो है वो बाय सी आ रहा है या बाय एयर आ रहा है, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, तो रास्ते में सामान की इंश्योरेंस होती है कि खुदा ना खास्ता अगर शिप डूब जाए या जहाज गिर जाए या ट्रक कहीं उलट जाए, कहीं खाई में गिर जाए, तो भाई फिर क्या करेंगे आप? तो आपका तो पूरा लॉस हो गया सारा करोड़ों का। तो इसके लिए उस सामान की इंश्योरेंस भी की जाती है, तो ये भी इंश्योरेंस जरूरी है सामान की आपके प्रेमिसेस तक लाने के लिए। सो इनिशियल रिपेयर्स, अगर वो डैमेज्ड है, आपने कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदी है या रास्ते में वो किसी वजह से डैमेज हो गया, तो जाहिर है वो सेलेबल कंडीशन में तो नहीं है, उसको आपको पहले सही करना पड़ेगा। इनिशियल रिपेयर्स की बात हो रही है। एक दफा अगर वो बिल्कुल सही सलामत आपके पास पहुंचा, उसके बाद आपके पास वेयर हाउस में खराब हुआ, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस का मतलब है कि पोर्ट पे सामान को उतारना और चढ़ाना, ट्रक के अंदर लेबर कॉस्ट वगैरह, जो लेबर वेबर होता है ना, सामान को उतार रहा है चढ़ा रहा है वो सब। और फिर आपके प्रेमिसेस तक आ गया तो उसके बाद पैकेजिंग, अगर आपने उसकी अपनी ब्रांड नेम के हिसाब से पैकेजिंग करी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से मंगवाई है दालें, ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगवाई हैं आपने, पल्सेस, तो फिर उसके आपने 1-1 किलो के पैकेट बनाए अपने ब्रांड नेम के साथ, तो वो सब यहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट में जा आएगा। तो ये सारी कॉस्ट खरीदने से लेकर, परचेजेस से लेकर, उसको तैयार करने तक, आपके प्रेमिसेस तक लाने का तक का सारा खर्चा है, ये याद होना चाहिए आपको। जी बेटा, मैं जरा चैट पे वापस आ रहा हूँ। बेटा जरा जल्दी से मुझे बताइएगा कि समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो ओके या क्लियर का एक मैसेज लिख दें चैट पे। नहीं समझ आया, कोई चीज दोबारा रिपीट करवानी है, कुछ सवाल है तो दोबारा पूछ लें बेटा जल्दी से। आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। बेटा 2-3 लोग रह गए हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। ऑलराइट बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया कि इन्वेंट्री की हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है कि हमने एनआरवी निकालनी है। एनआरवी, एनआरवी स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बेटा ये है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, इन्वेंट्री को बेच के आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे। सो मनी द अमाउंट received after selling the inventory। अभी इसको रिसीव्ड नहीं बोलेंगे, अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड बोले, क्योंकि अभी वो इन्वेंट्री बिकी नहीं है। अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड, क्योंकि इन्वेंट्री तो अभी आपके पास पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री अभी आपके पास पड़ी हुई है, अभी बिकी नहीं है। तो जब ये बिकेगी तो आपको नेट कितने पैसे दे के जाएगी। सो आफ्टर मीटिंग, आफ्टर
एक्सपेंसेस, हो सकता है कुछ खर्चा भी हो रहा हो ना बेचने से रिलेटेड। तो अभी पहली बात यह है कि इन्वेंट्री बिकी नहीं है, बिकेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जब ये इन्वेंट्री बिक जाएगी तो हमारी जेब में कितने पैसे आएंगे खर्चा वर्चा निकाल के। तो जब बिक जाएगी यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस होगी ये एस्टिमेटेड होगी, याद रखिएगा। सेलिंग प्राइस विल बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का वर्ड है क्योंकि अभी एक्चुअल में बिक नहीं रहा, बिका नहीं है, तभी तो हमारे पास पड़ी है इन्वेंट्री। जब ये बिकेगा तो कितने का बिकेगा, क्या एस्टिमेट है इसका, सही है। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या रिपेयर, कि अगर हो सकता है उसको रिपेयर करना पड़े बेचने से पहले, या अगर वो अनफिनिश्ड फॉर्म में है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़े तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। और हो सकता है बेचने से रिलेटेड कोई सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा हो गए सेल्समैन को आपने कमीशन दिया है उससे बेचने से रिलेटेड। सो एग्जांपल दे रहा हूं इसकी। एग्जांपल इज ट्रांसपोर्टेशन, सेल्समैन कमीशन, so on so forth। यानी कि जितने का आप बेचोगे माइनस एनी एक्सपेंसेस, तो इसको डिस्पोजल कॉस्ट भी कहते हैं। डिस्पोजल मतलब बेचना और बेचने से रिलेटेड कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं एनआरवी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा हुआ है एक लैपटॉप, सही है। वो लैपटॉप हम बेचेंगे, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं वो लैपटॉप 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख रुपए का बेच रहे हैं आप लैपटॉप, बेचेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई कंप्लीशन कॉस्ट तो नहीं आपके पास रेडी पड़ा हुआ है, रिपेयरिंग कॉस्ट भी नहीं, बिल्कुल सही है, ब्रांड न्यू है, तो ये 0 हो गई। हाँ, आपने अपनी दुकान में सेल्समैन से वादा किया हुआ है कि भाई जो भी चीज बेचोगे ना मैं तुम्हें उसके ऊपर 5% कमीशन दूंगा। तो जाहिर सी बात, जब आप इस पर 5% कमीशन दोगे तो 5% 2 लाख का बनता है 10,000। यानी कि 2 लाख का बिकेगा और 10,000 का खर्चा होगा, तो जेब में आपके पास नेट कितना आएगा, 1,90,000। तो ये कॉन्सेप्ट है एनआरवी का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सब नीचे मैंने उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो बेटा जरा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 4 3 2 1। ऑलराइट बेटा। अच्छा, अब जरा मैं दोबारा से चैट पर आ रहा हूं बेटा, मुझे जरा जल्दी से, सर अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी अहमद पटेल। अच्छा भाई, एनआरवी के बारे में मुझे बताइएगा, समझ आ गया है तो एक ओके और क्लियर का मैसेज लिख दें मुझे जल्दी से एवरीवन। और अगर किसी ने कोई सवाल करना तो वो भी कर सकते हैं बेटा, जल्दी से क्विकली, 2-3 बच्चे रह गए हैं। गुड हो गया, गुड। अच्छा, ये हमारा स्टेप 2 है, गुड। स्टेप 3, अब आप आते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर कि हमने कॉस्ट निकालना सीख लिया, एनआरवी निकालना सीख लिया, अब इसका करेंगे क्या। तो भाई इसका हम ये करेंगे कि जो कॉस्ट और एनआरवी निकाली है उसमें से जो भी लोअर वैल्यू होगी उस पे इन्वेंट्री को हम रखेंगे। सो इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होगी वो होगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। स्टेप 1 में जो कॉस्ट निकाली है, स्टेप 2 में जो एनआरवी निकाली है,
उसमें से जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने इन्वेंट्री को रखना है। और ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है, ये भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले जरा मैं लोअर वाली बात जरा समझा दूं। इधर देखिएगा बेटा, जरा देखो बच्चों, ओके इधर करते हैं इसको। So the name of the topic is inventory valuation. अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर मैं कर रहा हूं छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। ओके भाई, अब कहानी ऐसी है क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेंट्री की कॉस्ट गिवन है एक तो आपको, तो लेट्स सपोज इन्वेंट्री की कॉस्ट है $100 और NRV गिवन है, यानी कि नेट आपकी जेब में आएंगे कितने, फॉर एग्जांपल आएंगे $130। तो बेटा मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा और मुझे चैट पे जवाब दीजिएगा। इस इन्वेंट्री को बेच के मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इस इन्वेंट्री को बेच के एक वर्ड लिखना, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। चैट पे लिखना बेटा सब लोग, दोबारा सुने। इस इन्वेंट्री को बेच के मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 10 मोर सेकेंड्स, फिर मैं चैट पे आंसर चेक करने आ रहा हूं। इस इन्वेंट्री को बेच के क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जबरदस्त, वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर्स। तो कॉस्ट पड़ी हमें 100 और जब बेचेंगे तो नेट हमारी जेब में आएगा 130। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या जिक्र किया है कि इसको हमने किसके ऊपर रखना है, लोअर पे रखना है, पहली बात। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमने इसको लोअर वैल्यू पे रखना है, राइट। अभी हमने जिक्र किया, तो लोअर वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। सो लोअर वैल्यू है कॉस्ट। तो आपने इन्वेंट्री को बोला कि भाई इन्वेंट्री की मेरी वैल्यू है $100। क्यों? क्योंकि ये लोअर है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं कि लोअर पे लेते हैं? बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब जरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का भी जिक्र कर लेते हैं कि भाई क्या है और कैसे लग रहा है यहाँ पे। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। देखो, इससे पहले हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट, कि हर ट्रांजैक्शन की 2 दफा रिकॉर्डिंग होगी, वंस ऑन द डेबिट साइड एंड वंस ऑन द क्रेडिट साइड। एक हम पढ़ चुके हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हम ओनर और बिजनेस को सेपरेट रखते हैं, यानी कि ओनर को बिजनेस से अलग रखते हुए सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। और आज हम ये तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड लॉसेस जितने भी होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेक्टेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड। जितने भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करना लाजमी है। लेकिन अगर आपके कोई एक्सपेक्टेड गेन है तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, विल नेवर बी रिकॉर्डेड। सही है ना? क्या वजह है? सो दैट, इसका रीजन ये है, यानी कि रीजन बता रहा हूं, योर प्रॉफिट्स
and assets are never overestimated. ओवर एस्टिमेट ना हो जाए आपके प्रॉफिट्स और आपके एसेट्स। कैसे भी देखो, देखो भाई, अगर मैं इस केस में एनआरवी पे ले लेता इन्वेंट्री, तो 30 का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, सही है ना, अगर मैं कॉस्ट को देखूं, मेरी कॉस्ट है, दोबारा ये एग्जांपल लिख रहा हूं, कॉस्ट है मेरी $100 और एनआरवी है मेरा, जेब में मेरे पास पैसे आएंगे 130। सो इन दिस केस देयर इज एन expected profit of $30। लेकिन ये अगर मैं एनआरवी पे ले लेता ना तो वो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता, तो ये गलत हो जाती कहानी। तो इसलिए मैंने उसको कॉस्ट पे रखा ताकि वो 30 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो एक्सपेक्टेड गेन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड लोअर पे लेने से। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा इसका जरा। 5 4 3 2 1। एक और क्वेश्चन। सर ये समझ नहीं आया आपका क्या मतलब कि एनआरवी नहीं रखा। देखो हमने क्या कहा था, लोअर पे लेना है ना इन्वेंट्री को। हमने कहा था ना कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर रखना है आपने। जी सर। तो अगर मैंने उसको कॉस्ट पे रखा, लोअर पे रखा है ना, तो लोअर क्या है, कॉस्ट है ना, तो यानी कि एनआरवी पे नहीं रखा मैंने उसको। अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई नहीं करता, मैं उसको एनआरवी पे ले लेता 130 पर, राइट, तो जिसमें $30 का प्रॉफिट शामिल हो जाता। अग्रीड? नहीं सर समझ नहीं आया। देखो ये बात समझ आई कि इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है $30 का। 100 की चीज आप बेचकर जेब में आपके $130 आ रहे हैं, तो $30 का प्रॉफिट हो जाएगा ना आपको। ये बात समझ आई? कॉस्ट 100 है सर और जेब में आपके पास बेचकर 130 आएगा, तो $30 का प्रॉफिट होगा ना जी। तो इस 130 की एनआरवी में 30 का प्रॉफिट शामिल है। कॉस्ट तो मेरी $100 है ना, तो अगर मैंने एनआरवी पे ले लिया तो मैंने वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी शामिल हो जाएगा मेरे पास। अब समझ में आई बात? हाँ सर, थैंक यू सो मच। यो वेलकम बेटा। दोबारा पूछना तो दोबारा पूछ लो, कोई मसला नहीं, दोबारा बता दूंगा। की बात है ना, समझ आ गया 100%? जी सर। बेटा और भी किसी बच्चे ने कोई सवाल करना है तो 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, माइक पे ही कर लें। चैट नजर नहीं आ रही फिलहाल मुझे, माइक पे। Ten seconds more. Any questions? Okay. 5 4 3 2 1। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक और एग्जांपल। लेट्स सपोज एक आइटम है जिसका कॉस्ट है 100 का और उसकी एनआरवी है $80। तो अब आपको नजर क्या आ रहा है कि प्रॉफिट होने जा रहा है या लॉस होने जा रहा है? अभी हुआ नहीं है, होगा। बताओ भाई, चैट पे लिखना सब लोग। जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एक वर्ड लिखना सिर्फ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 10 सेकेंड्स और दे रहा हूं, फिर मैं चैट पे आके आंसर चेक कर रहा हूं। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 5 4 3 2 1। लेट्स चेक द आंसर्स। शाबाश, वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर्स, शाबाश। तो 100 रुपए की चीज है, बेचूंगा तो 80 रुपीज मेरी जेब में आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
बेटा इसको जाहिर सी बात है अगेन आपने लोअर वैल्यू पे लेना है। तो भाई जब लोअर वैल्यू पे लोगे आप तो आप किस पर लोगे इसको? एनआरवी के ऊपर वैल्यू करोगे विच इज 80 बिकॉज एनआरवी वही कॉन्सेप्ट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी को देखना है आपने। सही है। तो एनआरवी लोअर था आपने उस पे ले लिया। अगेन यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। कैसे? एक्सपेक्टेड लॉस है ना भाई, वो एक्सपेक्टेड लॉस आप रिकॉर्ड कर चुके हो। कैसे? दोबारा देखिए, कॉस्ट थी भाई 100, एनआरवी था 80, यानी कि देयर वाज एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ $20। तो अगर मैं इसको अब लोअर पे लेना है ना तो एनआरवी पे लूंगा, मैं कॉस्ट पे थोड़ी लूंगा। अगर मैं इसको कॉस्ट पे ले लेता तो वो $20 का लॉस रिकॉर्ड नहीं हो पाता। मैंने इन्वेंट्री जो कि मेरा एसेट है उसको मैंने 100 पे वैल्यू करने की बजाय एनआरवी यानी कि $80 पर वैल्यू कर दिया, यानी कि जो मुझे $20 का लॉस होने वाला है अभी हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड लॉस है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा। 100 की बजाय मैं 80 पे कर रहा हूं ना लोअर पे, तो 100 रुपए की चीज मेरी 80 पे बिकने जा रही है, तो मैंने पहले से उसको 80 पे दिखा दिया, 20 का लॉस मैंने पहले से रिकॉर्ड कर दिया। तो शुरू में बात हुई थी ना, जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होगा वो रिकॉर्ड पहले से ही होगा और एक्सपेक्टेड गेन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है आपका। इसका क्या फायदा होता है कि आपके प्रॉफिट्स और एसेट्स ओवरस्टेट होने से बच जाते हैं। ओवर एस्टिमेटेड नहीं बोलेंगे, ओवर स्टेटेड इज द राइट वर्ड। ओवर स्टेटेड नहीं होते। हाँ, अंडरस्टेट हो जाए कोई मसला नहीं, ये जरूर हो सकता है कि 80 की ना बिके दोबारा 110 का बिक जाए तो प्रॉफिट हो जाए। तो अंडरस्टेट हो जाए कोई मसला नहीं है। एक प्रूडेंट अप्रोच लेते हैं, एक कॉशियस अप्रोच लेते हैं कि अकाउंट्स में कि कोई भी एक्सपेक्टेड गेन रिकॉर्ड नहीं करना, जबकि एक्सपेक्टेड लॉसेस सारे रिकॉर्ड करने हैं। हम एज एन इंडिविजुअल घर में भी यही काम कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ कमाए ना पैसे, तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम है भाई 50,000 महीना, तो और हमारा खर्चा है 30,000 महीना, तो 20,000 की सेविंग नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम जहन में रखेंगे नहीं यार थोड़े से पैसे अलग कर लो, क्या पता 35,000 खर्चा हो जाए, 40,000 खर्चा हो जाए। तो वही एक बात है, कॉशियस अप्रोच लेते हैं कि ताकि आप कोई ओवर एस्टिमेट ना करें अपने प्रॉफिट्स को, ओवर एस्टिमेट ना करें अपने एसेट्स को। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस तमाम रिकॉर्ड होंगे और एक्सपेक्टेड गेन कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वरना तो अगर आपने मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड गेन रिकॉर्ड करने पे लगा दिया तो कहेंगे हाँ ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। सारी बात हवा में बातें हो रही होंगी, बस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बस हम करोड़पति हैं। ऐसा नहीं होता भाई। जब तक के गेन हो नहीं जाएगा तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा, और लॉस अगर होने वाला होगा तो पहले से रिकॉर्ड कर लो ताकि आप ओवर एस्टिमेट कोई चीज ना कर पाओ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बेटा जरा मुझे बताइएगा चैट पे ओके और क्लियर का एक मैसेज लिख दें, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लें। एवरीवन क्विकली बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी बच्चों, क्विक 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 क्विक। थोड़े से बच्चे रह गए बेटा, हरी अप बच्चों प्लीज, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। जल्दी जल्दी बेटा, क्विक 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 क्विक। ठीक हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंक्लूजन आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखो ना, बस कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी लोअर है उस पर ले लो, वो खुद ब खुद ये चीज आ जाएगी जो आपने बताई। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बेसिकली दो तरीके हैं। एक है फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग और एक है फिजिकल स्टॉक टेकिंग और एक है अकाउंटिंग की रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कितनी देर है हमारे पास?
भी टाइम है, ठीक है। ओके, सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर है इसमें आपने एक तो ये पढ़ लिया कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का रूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके वेयर हाउस में कितना माल पड़ा हुआ है, 50 डब्बे हैं, 100 डब्बे हैं, 80 डब्बे हैं, 20 डब्बे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके बेटा दो तरीके होते हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप जाके इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करो वेयर हाउस में। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करना है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग। तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग में लिटरली आप वेयर हाउस जाओगे और डब्बे काउंट करोगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इतना आपका स्टॉक होता है कि आपको कई कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, कई कई दिन लग जाते हैं आपको। तो लिटरली जाके आपने डब्बे काउंट करने हैं, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। अब इसके अपने मसाइल हैं, वो हम देखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कंटिन्यूअस ऐसी अकाउंटिंग हो रही हो कि आप जब चाहें बगैर वेयर हाउस में जाए अपने रिकॉर्ड्स उठाएं और उसको देख सकें कि भाई क्या हमारे पास स्टॉक मौजूद है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरह से ये रिकॉर्ड कीपिंग होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल स्टॉक टेकिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे है यही इस पूरे चैप्टर में हमने देखना है आफ्टर द बेसिक रूल। ये बेसिक रूल हमने पढ़ लिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में तो सबसे पहले आपने बेसिक रूल देख लिया अपना कि इन्वेंट्री हैज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं और फिजिकल स्टॉक टेकिंग कैसे होती है। पहले मैं जरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक मेथड होता है फाइफो का, एक मेथड होता है लाइफो का, और एक मेथड होता है एफको का। फाइफो, लाइफो और एफको। फाइफो स्टैंड्स फॉर पहला मेथड, फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखो फाइफो है ना, FIFO। सो फाइफो इज द शॉर्ट और एक्रोनिम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले सामान आएगा वही पहले बिकेगा। और लॉजिकल भी लगता है, जो पहले आए वो पहले बिक जाए, ठीक है जी। सेकंड है हमारा लाइफो। फाइफो और लाइफो या फीफो और लीफो, ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का फर्क है बस। So LIFO or LIFO is last in first out, last in first out, LIFO, LIFO या LIFO। जो आखिर में आया वो पहले बिकेगा। Now this does not sound very logical, right? कि जो नया माल है वो बेचे जा रहे हो, पुराना माल पड़ा रह जाएगा। तो भाई लॉजिकल तो नहीं हुआ ना। यानी कि अगर पेरिशेबल आइटम हुआ, एक्सपायरी डेट वाला आइटम हो, तो पुराना माल तो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा आपका। और पेरिशेबल नहीं भी है अगर, तो कोई चीज अगर स्टील के कैन में भी है ना, तो स्टील पे भी जंग आ जाएगा, डब्बा दब सकता है, उसका खराब हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है किसी भारी चीज के नीचे आगे दब जाए, खराब हो जाए, यू नो। तो लाइफो इज नॉट वेरी लॉजिकल। तो लाइफो एक एकेडमिक मेथड के तौर पे पढ़ाया जरूर जाता है, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते आप। तो इसलिए एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनर ने कहा है कि भाई मैं लाइफो नहीं पूछूंगा आपसे, ओके।
तो लाइफो नहीं आएगा, लेकिन उसने कहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो कि यार ये क्या चीज है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं, ठीक है। और तीसरा और आखिरी मेथड इसमें हम पढ़ेंगे वो है AVCO, एफ को कहते हैं, where AV stands for average and CO stands for cost. So AV average, CO cost. So AFCO method. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दुनिया भर में बने हुए हैं वो ये फरमाते हैं कि भाई फाइफो यूज करेंगे आप और एफ को यूज करेंगे, और कभी भी आप लाइफो यूज नहीं करेंगे। इसकी ममानियत है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक मेथड के तौर तक तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। सही है बेटा? तो ये अभी हमने इसके सारे मेथड्स देखते हैं। अच्छा, ये जो फाइफो वाला लेक्चर है ना, ये मेरे एक फेसबुक के पेज पे मौजूद है, तो ये समझ लें आपका वीकेंड का असाइनमेंट है। मैं आपको अपने फेसबुक का पेज के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा। वैसे बड़ा आसान सा नाम है, A लेवल अकाउंटिंग विद M जुनेद हक, ठीक है। ये ज़ाहिर है जब वो लास्ट वो कोरोना स्टार्ट हुआ था तब उस वक्त बनाया था, थोड़े बहुत लेक्चर्स वहाँ भी पोस्ट किए थे मैंने, क्योंकि बच्चों के लिए भी सब कुछ नया था, इंटरनेट इश्यूज वगैरह हो रहे थे, तो ये मैंने उस वक्त वहाँ पे कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं। तो वहां पर ये फाइफो वाला लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपको जो है ना, ये समझ लो कि आपका टारगेट है, ठीक है। और ये मैं कराऊंगा नहीं फिर दोबारा क्लास के अंदर, ये फाइफो आपने पूरा करके आना है उस लेक्चर के थ्रू। तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो ये आपका समझ लीजिए वीकेंड का काम है, ठीक है। A लेवल अकाउंटिंग विद M जुनेद हक, उसमें अपने स्कूल का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि दैट पेज इज एक्सक्लूसिव फॉर माय स्टूडेंट, नो आउटसाइडर्स आर अलाउड, ठीक है। तो उसमें 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जब आप उसके लिए मेंबरशिप के लिए अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो उसके अंदर वो पहला सवाल है, उसके अंदर ज़ाहिर आपको कॉलेज का नाम लिखना होगा, तो उसमें वेल्स कॉलेज लिखिएगा, ठीक है। और फिर आपकी मेंबरशिप मैं अप्रूव कर दूंगा, और उसके अंदर आपने स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने अभी रिसेंटली दोबारा अपलोड किया वो लेक्चर, मेरे ख्याल में तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है। बस आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, वो हेडिंग लिखी हुई है उसकी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, ठीक है बेटा। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें हम। 5-10 सेकंड दे रहा हूँ। फाइव, 4, 3, 2, 1। 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 जी, यहाँ तक 10 सेकंड दे रहा हूँ। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई सवाल अगर है तो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी राइट अवे। कोई सवाल बेटा किसी का? I'm giving you 1 minute if you have any questions, beta. All right, so let's end the class here. और बेटा ये जरूरी है कि मैं फाइफो क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, फाइफो का लेक्चर अवेलेबल है, ये आपका वीकेंड का काम है, ठीक है। हाँ, अब वो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइफो आपने पढ़कर आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट एफ को कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो स्कूल खुल ही रहे हैं हमारे, ठीक है बच्चों। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।